Welcome to Resonating Law, where every law carries meaning and every meaning resonates. If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और वैल्यूएबल वीडियोस लाती रहूं। So don't forget to like, share and subscribe. In the last lecture of JJ Act, lecture number 2, where we have completed chapter number 2 and 3 of the JJ Act, जो कि सिंपली आपको प्रोसीजर बताता है, JJ बोर्ड के बारे में बताता है, उनके पावर्स फंक्शंस के बारे में बताता है। सो जिसने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आई हैव पिन्ड इट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, देख सकते हैं। बट कोई नहीं, अगर वो नहीं देखा है तो अभी चैप्टर 4 में कंटिन्यू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान APA 2026 के लिए एंड फर्दर जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ से प्री में नहीं, मेंस में भी क्वेश्चन आता है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 10 से लेकर 26 तक है। ओके देन लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, प्रोसीजर इन रिलेशन टू चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ये याद रखें, सेक्शन 10 से लेकर 26 तक किसके लिए है? CCL वाले बच्चों के लिए। सेक्शन नंबर 10 बात करता है एप्रीहेंशन ऑफ चाइल्ड अलेज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि ऐसे बच्चे को पुलिस ने पकड़ा है जो कि कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा है, चाइल्ड है, CCL वाला बच्चा है बेसिकली। तो ऐसे बच्चे को पहले तो प्लेस किया जाएगा अंडर द चार्ज ऑफ द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या फिर चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, जो कि इस पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उस बच्चे को 24 घंटे के अंदर बोर्ड के सामने लाया जाएगा और यहाँ पर जो 24 घंटे का टाइम है वो जर्नी का टाइम एक्सक्लूड करता है, उसमें जर्नी का टाइम एक्सक्लूड होता है। प्रोविजन ये बोलता है कि कोई भी केस में मतलब हीनियस क्राइम भी हो बच्चे का कितना भी, उस बच्चे को CCL वाले बच्चे को लॉकअप या फिर जेल में नहीं डाला जाएगा। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 2 बताता है कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार जो है, वो क्या क्या रूल्स बना सकती है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि राज्य सरकार ये बताएगी कौन से पर्सन्स इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस चाइल्ड को बोर्ड के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसेक्शन 2 का क्लॉज 2 बताता है कि चाइल्ड को किस मैनर में ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाएगा, ये भी राज्य सरकार बताएगी। उसके बाद सेक्शन 11 बताता है रोल ऑफ पर्सन इन हुज चार्ज चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ इज प्लेस्ड, यानी कि उस व्यक्ति का यहाँ पर क्या रोल होगा जिसके अंडर उस बच्चे को रखा गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होम में या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में वो व्यक्ति रहता है, उसके अंडर उस बच्चे को रखा गया है, तो वो व्यक्ति उसके पेरेंट्स की तरह उसकी देखभाल करेगा, चाइल्ड को मेंटेन करेगा। प्रोविजन ये क्लियर कर देता है कि वो बच्चा उस पर्सन के पास तब तक रहेगा जब तक बोर्ड ने स्पेसिफाई किया हुआ है, चाहे उसके पेरेंट्स या कोई उसका गार्जियन बच्चे का बीच में आ जाए और बोल दे कि हमें ये बच्चा चाहिए, हमें अपना बच्चा वापस चाहिए। तो बोर्ड को जब तक ये नहीं लगता है कि ये पेरेंट या गार्जियन इस बच्चे के लिए फिट है, तब तक बोर्ड उन्हें नहीं सौंपता है उस बच्चे को। उसके बाद आता है आपका सेक्शन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट, प्री के लिए नहीं तो मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है कि बेल टू अ पर्सन हु इज अपरेंटली अ चाइल्ड अलेज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने, जो कि अपरेंटली चाइल्ड है, चाइल्ड दिखता है, ठीक है, उसने बेलेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है जहां पर उसे पकड़ा गया है या फिर डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा, जहां पर उसे बोर्ड के सामने प्रस्तुत भी किया गया है या फिर पुलिस के द्वारा डिटेन किया गया है, जो भी है, ऐसे व्यक्ति को CRPC था पहले, ऐसे व्यक्ति को CRPC या फिर जो भी है जैसे कि BNSS है अब, तो उसके कड़े से कड़े या सख्त प्रोविजन जो है वो फॉलो न करते हुए उस व्यक्ति को, उस अपरेंटली जो चाइल्ड है उस बच्चे को रिलीज किया जाएगा बेल पर विद और विदाउट श्योरिटी। ठीक है, और प्लेस किया जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर या फिर फिट पर्सन। ठीक है, फिट पर्सन हमने कहाँ पढ़ा था डेफिनेशन में, ये मुझे बता दो, और प्रोबेशन ऑफिसर कहाँ दिया गया है आपका,
तो ये हिंट के तौर पे बता देती हूँ कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में दिया गया है। अब कौन से सेक्शन में, ये मुझे कमेंट करके बताओ। जनरल बात तो सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ ही ली है कि उस बच्चे को बेल पर विद और विदाउट श्योरिटी रिलीज किया जाएगा, लेकिन प्रोविजो ये बोलता है कि उस व्यक्ति को रिलीज नहीं किया जाएगा ऑन द रीजनेबल ग्राउंड्स, जहां पर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट मतलब बोर्ड को ये लगता है कि वो जो व्यक्ति है, पहली बात एसोसिएशन है उसका किससे, नॉन क्रिमिनल, या फिर एक्सपोज कर सकता है सेड पर्सन टू द मोरल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल डेंजर, या फिर तीसरी बात पर्सन का रिलीज जो है, उस व्यक्ति को अगर रिलीज किया जाता है तो एंड ऑफ जस्टिस जो है वो डिफीट होगा। ऐसे सच केसेस में बोर्ड ये रीजन जो है रिकॉर्ड करेगा और मतलब क्यों डिनाई कर रहा है बेल को एंड क्या सर्कमस्टेंसेस रहे इस डिसीजन तक, कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, ये सारी बातें बोर्ड रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद 12 का सबसेक्शन 2 सिंपली ये बात करता है जहां पर उस व्यक्ति को अपेरेंटली जो बच्चा है उसको बेल पर रिलीज नहीं किया गया सबसेक्शन 1 में, तो जो ये पुलिस थाना भार साधक अधिकारी है, पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन जो है, वो उस पर्सन को अपेरेंटली बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजेगा। अब पहले तो मुझे ये बता दो कमेंट करके कि ऑब्जर्वेशन होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी हमने कहाँ पढ़ा था, कौन सी डेफिनेशन में पढ़ा था? सेक्शन 2 में पढ़ा, लेकिन उसका सबसेक्शन क्या था? दूसरी बात, ये प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है ये आपका नया जोड़ा गया है, 2021 अमेंडमेंट से जोड़ा गया है 1 सितंबर 2022 को। और आगे ये बोलता है कि उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में, उस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी में तब तक रखा जाएगा जब तक बोर्ड के सामने उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए सबसेक्शन 3 में ये बोल दिया गया है कि उस व्यक्ति को जिसे रिलीज नहीं किया गया है बेल पर, तो बोर्ड क्या करेगा कि इस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द इंक्वायरी। जब तक इंक्वायरी पेंडिंग है, इंक्वायरी चल रही है, तो इस व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन होम या फिर प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेजा जाए। उसके बाद 12 का सबसेक्शन 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोलता है कि सीसीएल वाला बच्चा जो है, अगर वो बेल ऑर्डर जो है, बेल ऑर्डर जो ग्रांट किया गया उसकी कंडीशंस को अगर फुलफिल नहीं कर पाता है विद इन 7 डेज तक देखा जाएगा, नहीं करता है तो फिर यहाँ बेल ऑर्डर में उसके कंडीशन जो है उसका मॉडिफिकेशन बोर्ड करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 13 जो है आपका टाइटल सेक्शन है, तो याद होना चाहिए प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन्फॉर्मेशन टू पेरेंट्स, गार्जियन और प्रोबेशन ऑफिसर। तो जहां पर उस बच्चे को, सीसीएल वाले बच्चे को एप्रीहेंड किया गया है, उसको पकड़ा गया है, जो ऑफिसर डेजिग्नेटेड है, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर पुलिस थाने का या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जो है, वो उस बच्चे को लेके आती है, तो एज सुन एज उसका एप्रीहेंशन किया गया है, तो इस बात की जानकारी जो है, इस बात की जो इन्फॉर्मेशन है, वो बच्चे के पेरेंट या फिर गार्जियन को अगर वो मिल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं उन्हें, तो उन्हें दी जानी चाहिए एंड फिर डायरेक्ट करना चाहिए उस बच्चे को, कहाँ पर, बोर्ड के सामने उसे प्रस्तुत करना चाहिए। अब इसके बाद 13 का क्लॉज 2 जो है, इसको इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कर लो, बताती हूँ। क्योंकि ये बोलता है कि प्रोबेशन ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर जहां पर अवेलेबल नहीं है तो चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो होगा उसका काम होगा प्रिपेयर करना एंड सबमिट करना विद इन 2 वीक्स सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब मुझे अच्छे से याद करके, जिसने प्रीवियस लेक्चर देखा है, ध्यान से सुना है, वो मुझे बता दो कि इसे रेड विद किसके साथ करें। कोई ना, इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई कैन से ओके। तो इसे रेड विद करो सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ई के साथ। उसमें हमने क्या टाइमलाइन पढ़ी थी? पहली बात, सेक्शन नंबर 8 का सबसेक्शन 3 बात क्या करता है, तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करता है कि बोर्ड्स के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे। तो क्लॉज ई में ये बताया गया है कि उस बच्चे को डायरेक्ट किया जाएगा प्रोबेशन ऑफिसर के पास, या फिर प्रोबेशन ऑफिसर नहीं है तो उस केस में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर या फिर सोशल वर्कर के पास, जो क्या करेगा, जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा विद इन 15 डेज। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 13 के क्लॉज 2 में, वो हम पढ़ रहे हैं 2 वीक्स। ठीक है, तो स्टार मार्क करो, 2 वीक्स पढ़ रहे हैं। और हमने पहले क्या पढ़ा था, 15 डेज, जिसके अंदर उसे सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी होगी। और ये जो 15 दिन होंगे ये काउंट होंगे फर्स्ट जब उस बच्चे को प्रोड्यूस किया गया था बोर्ड के सामने। और ये क्यों किया जाता है, ये इसलिए किया जाता है ताकि असर्टेन किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि ये ऑफेंस उस बच्चे ने किस सिचुएशन में क्यों किया।
तो एक बार फिर सेक्शन नंबर 13 का क्लॉज 2 देख लो कि प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्रोबेशन ऑफिसर जहां नहीं होता है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसका काम ये होता है कि प्रिपेयर करना एंड सबमिट करना 2 वीक्स के अंदर। 2 वीक्स के अंदर बोर्ड को क्या सबमिट करेगा? सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करेगा रिगार्डिंग दी फैमिली बैकग्राउंड ऑफ द चाइल्ड एंड अदर जो भी मटीरियल सर्कमस्टेंसेस हैं जो कि बोर्ड को असिस्ट कर सकते हैं इंक्वायरी करने में। और 13 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जहां पर चाइल्ड को रिलीज कर दिया गया है बेल में, बेल के ऊपर, तो प्रोबेशन ऑफिसर को, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और किसके द्वारा दी जाएगी? बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 स्टार मार्क कर लो। और जो लोग अभी तक सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, कान खोल के सुनना स्टार्ट कर दो। सेक्शन नंबर 14 बात करता है इंक्वायरी की। बोर्ड के द्वारा सीसीएल वाले बच्चे के केस में इंक्वायरी करवाई जाती है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जहां बच्चा सीसीएल वाला पाया गया है, बोर्ड के सामने उसे प्रोड्यूस किया गया है, तो बोर्ड जो है वो इंक्वायरी होल्ड करेगा। इंक्वायरी होल्ड करेगा और ऑर्डर्स पास करेगा अंडर सेक्शन 17 और 18 ऑफ दिस एक्ट। जहां पर ऑर्डर्स होंगे, जहां पर ऑर्डर्स क्या होंगे? सेक्शन 17 में तो ये होगा कि चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में पाया ही नहीं गया है वो बच्चा, ऐसा ऑर्डर, या फिर 18 में कि जहां पर वो पाया गया है विधि का उल्लंघन करते हुए। इसके बाद सेक्शन नंबर 14 का सबसेक्शन 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? ये बोलता है कि इंक्वायरी जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होएगी? तो 4 महीने, ठीक है, 4 महीने फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द चाइल्ड बिफोर द बोर्ड। ठीक है, बोर्ड के सामने जब लाया गया उस डेट में, उस डेट ऑफ प्रोडक्शन से 4 महीने तक के अंदर ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। अनलेस ये है कि इसे एक्सटेंड किया जाए 2 महीने, ठीक है, मैक्सिमम 2 महीने के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा, जहां पर बोर्ड एक्सटेंड करने का रीजन देगा। इसके बाद सबसेक्शन 3 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट की। हालांकि प्रिलिमिनरी असेसमेंट सेक्शन 15 में दिया गया है, अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी असेसमेंट आपका किस केस में होएगा? तो हीनियस ऑफेंसेस के केस में। तो इसी बात पे मुझे बता दो कि हीनियस ऑफेंसेस हमने कहाँ पढ़ा था डेफिनेशन में। तो बेसिकली सबसेक्शन 3 ये बताता है कि 3 महीने के अंदर फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड बिफोर द बोर्ड, हीनियस ऑफेंस के अंदर प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा और 3 महीने के अंदर इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद 14 का सबसेक्शन 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है कि अगर जो बोर्ड के द्वारा इंक्वायरी करी जा रही है सबसेक्शन 2 में हमने क्या पढ़ा? 4 महीने का टाइम है, 4 महीने के अंदर खत्म करो, एक्सटेंड किया जा सकता है 2 महीने और। तो इस टोटल 6 महीने की अवधि में भी अगर पिटी ऑफेंसेस का केस है और जहां पर 6 महीने की अवधि में भी यहाँ पर प्रोसीडिंग कुछ डिटरमाइन नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, तो ऐसे केस में जब कंक्लूजन नहीं निकला है 6 महीने के अंदर भी, तो फिर केस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, विच मीन्स कार्रवाई समाप्त हो जाएगी, प्रोसीडिंग अब समाप्त हो जाएगी। और उसके बाद इसका प्रोविजन ये बोलता है कि जहां पर सीरियस या हीनियस ऑफेंसेस की बात है, तो बोर्ड को अगर और टाइम चाहिए, यानी कि 4 + 2 तो मिल ही गया था सबसेक्शन 2 में, यानी कि 6 महीने का तो मिल गया था, अब 6 महीने के अलावा और टाइम चाहिए, तो सीजेएम या फिर सीएमएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इन्हें टाइम ग्रांट कर सकता है, बोर्ड को कर सकता है टाइम ग्रांट, लेकिन उसका रीजंस उन्हें लिखने पड़ेंगे। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 14 का सबसेक्शन 5, जो कि बात करता है कि बोर्ड क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा ये इंक्वायरी करने में, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि फेयर एंड स्पीडी इंक्वायरी हो। पहली बात कि बोर्ड इंक्वायरी करने से पहले खुद को ये सेटिस्फाई करेगा कि बच्चे के साथ, सीसीएल वाले बच्चे के साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है, जो कि पुलिस या फिर कोई और अदर पर्सन उसके साथ इल ट्रीटमेंट तो नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग लॉयर हो या फिर प्रोबेशन ऑफिसर। अगर ऐसा कोई इल ट्रीटमेंट होता है तो करेक्टिव मेजर्स लिए जाएं। उसके बाद सेकंड ये बोलता है कि ऐसे सीसीएल वाले बच्चे के केस में प्रोसीडिंग के अंदर सिंपल मैनर में ये प्रोसीडिंग कराई जाए, जहाँ पे पॉसिबल केयर जो है इंश्योर किया जाए एंड बच्चे को चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड किया जाए। थर्ड ये बोलता है कि उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड पार्टिसिपेट इन द इंक्वायरी दी जाए। उसके बाद फोर्थ ये बोलता है कि पिटी ऑफेंसेस के केस में बोर्ड समरी प्रोसीडिंग्स एज पर सीआरपीसी और एज पर अभी बीएनएसएस
फॉलो किया जाए। एंड फिफ्थ ये बोलता है कि इंक्वायरी सीरियस ऑफेंसेस के केस में समन ट्रायल करवाया जाए। एंड सिक्स्थ ये बोलता है, एफ ये बोलता है कि इंक्वायरी ऑफ हीनियस ऑफेंसेस के केस में दो अलग अलग बातें फॉलो करनी है। पहला, बच्चा जहाँ पर 16 साल से कम का है तो उस केस में समन केसेस फॉलो किया जाए, जैसा कि हमने फिफ्थ पॉइंट में पढ़ा। लेकिन अगर क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर 16 से 18 साल के बीच का बच्चा है तो फिर उसका प्री असेसमेंट किया जाए हीनियस ऑफेंसेस के केस में। अ क्विक रिवीजन ऑफ सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 5। डी बोलता है पेटी ऑफेंसेस की बात, जहां पर समरी प्रोसीडिंग्स होंगी। ई बोलता है सीरियस ऑफेंसेस की बात, जहां समन ट्रायल होएगा। और एफ बोलता है हीनियस ऑफेंसेस की बात, जहां 16 साल से कम है तो समन केसेस, समन ट्रायल। एंड अगर उससे बड़ा है 16 साल से 18 साल के बीच में है तो फिर प्री असेसमेंट यानी कि बच्चे का प्रिलिमिनरी असेसमेंट होगा बाय द बोर्ड। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 15, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है अभी जिसका जिक्र हमने किया, प्रिलिमिनरी असेसमेंट। प्रिलिमिनरी असेसमेंट हीनियस ऑफेंसेस के केस में बोर्ड कंडक्ट करता है। क्यों करा जाता है प्रिलिमिनरी असेसमेंट? क्या ये ट्रायल है? समझते हैं, ये ट्रायल नहीं है पहली बात। और प्रिलिमिनरी असेसमेंट बच्चे का मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए किया जाता है। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जहां पर हीनियस ऑफेंस के क्राइम में बच्चे को बोर्ड के सामने लाया गया है और उस बच्चे ने अपनी 16 वर्ष की आयु या तो कंप्लीट कर ली है या फिर 16 वर्ष से ऊपर है, नीचे नहीं है, 16 वर्ष से ऊपर है और 18 से कम ऑफ कोर्स। ठीक है, तो बोर्ड क्या करेगा? प्रिलिमिनरी असेसमेंट करेगा, जहां पर पहली बात उसके मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी को देखा जाएगा कि वो ये क्राइम कर सकता था, ऐसा ऑफेंस कर सकता था। दूसरी चीज़ उसकी एबिलिटी देखी जाएगी कि क्या उसे समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस का क्या कॉन्सिक्वेंस है। तीसरी चीज़ उसको ये देखा जाएगा कि जो ऑफेंस उसने किया है उसके सर्कमस्टेंसेस क्या उसे समझ में आते हैं। फोर्थ, ये ऑर्डर पास किया जाएगा अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। उस बच्चे को बोर्ड ही देखेगा, बोर्ड ही इंक्वायरी करेगा या फिर उस बच्चे के ट्रायल के लिए चिल्ड्रंस कोर्ट के पास उसे सुपुर्द कर दिया जाएगा, उसे सौंप दिया जाएगा। उसके बाद प्रोविजो ये सिंपली बोलता है कि बोर्ड जो है यहाँ पर असिस्टेंस ले सकता है एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट या फिर साइको सोशल वर्कर या एक्सपर्ट का इस मामले में। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ये क्लियर कर देता है कि ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है, ना कि कोई ट्रायल। ये सिर्फ बच्चे की मेंटल हेल्थ को चेक करने के लिए है कि वो समझता है कि नहीं उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस जो उसने करा है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि जहां पर बोर्ड सेटिस्फाई होता है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है करने के बाद कि बोर्ड को ही ये ट्राई करना चाहिए, तो उसका ट्रायल बोर्ड समन केस की जैसे करेगा अंडर द CRPC एंड अभी BNSS। लेकिन प्रोविजो ये बोलता है कि ऐसा जो बोर्ड का ऑर्डर है कि समन ट्रायल करना चाहिए, बोर्ड को ही ट्राई करना चाहिए, ये जो ऑर्डर है ये अपीलेबल है अंडर सेक्शन 101 सबसेक्शन 2। फर्दर प्रोविजो ये बोलता है, सेकेंड प्रोविजो, कि हमने जैसा पढ़ा सेक्शन नंबर 14 सबसेक्शन 3 में कि 3 महीने के अंदर ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 16 बात करता है रिव्यू ऑफ पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। तो इसमें टाइमलाइन वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की है आपको। सबसेक्शन 1 ये बोलता है CJM या CMM जो है ये रिव्यू करेंगे कि बोर्ड के पास कितनी पेंडेंसी है केसेस की। ये जो रिव्यू करेंगे वो वंस इन 3 मंथ्स करेंगे। ठीक है, 3 महीने में एक बार तो करेंगे ही करेंगे और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं और बताते हैं कि बोर्ड को यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है अपनी सिटिंग्स की वो इंक्रीज कर देनी चाहिए या फिर एडिशनल बोर्ड्स को यहाँ पर कार्यरत करते हैं। और सबसेक्शन 2 इससे ऊपर की बात बोलता है कि नंबर ऑफ केसेस जो कि पेंडिंग है बोर्ड के सामने, तो ड्यूरेशन कितना पेंडेंसी है उसकी, ठीक है, नेचर ऑफ पेंडेंसी क्या है, किस वजह से वो पेंडिंग है, ये सारे रीजंस वगैरह जो हैं रिव्यू करे जाएंगे एवरी 6 मंथ्स। ठीक है, एवरी 6 मंथ्स। अभी तक 3 मंथ्स पढ़ रहे थे, वो CJM CMM कर रहा था सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में एवरी 6 मंथ्स में कौन करता है? हाई लेवल कमेटी करती है। हाई लेवल जो ये कमेटी होती है वो किस किस से मिलकर बनी है? पहला है एग्जीक्यूटिव पर्सन ऑफ द स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि इस हाई लेवल कमेटी का चेयरपर्सन होगा, एंड द होम सेक्रेटरी होगा यहाँ पे। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट इन द स्टेट, एंड रिप्रेजेंटेटिव होगा कोई फ्रॉम द वॉलेंट्री या फिर NGO से, जो कि नॉमिनेट किया जाएगा बाय द चेयरपर्सन। एंड हु इज द चेयरपर्सन?
स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज द चेयरपर्सन ऑफ द हाई लेवल कमेटी। और सबसेक्शन 3 ये बोलता है कि इंफॉर्मेशन ऐसी पेंडेंसी की बोर्ड के द्वारा दी जाएगी किसको, CJM, CMM जहां पर CMM लग रहा है, एंड प्लस DM को भी दी जाएगी ऑन द क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली का कतई मतलब ये मत समझ लेना कि 4 महीने में एक बार, ये होता है 3 महीने में एक बार, क्योंकि पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने मिलाकर एक क्वार्टर बनता है। देयरफॉर ऐसी इंफॉर्मेशन ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द केसेस बोर्ड के द्वारा CJM या फिर CMM प्लस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑन द क्वार्टरली बेसिस दी जाएंगी। सबसेक्शन 4 जो है ये नया ऐड किया गया है आपका 2021 अमेंडमेंट के थ्रू, जो बोलता है कि DM के पास ये पावर होगी कि वो चाहे तो, और जहाँ पर DM को ऐसा लगता है तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड उसको इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया जा सकता है, मतलब बेसिकली चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बुलाया जा सकता है, इंक्लूडिंग बोर्ड एंड कमिटी को भी बुलाया जा सकता है, उनसे पूछा जा सकता है। ओके, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड कहाँ दिया गया है, अंडर सेक्शन 2, मुझे बताओ। इसके बाद है आपका मोस्ट अवेटेड सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन नंबर 18। सेक्शन 17 बात करता है कि उसने, जो बच्चा है उसने विधि का उल्लंघन नहीं किया है तो उस केस में क्या ऑर्डर पास किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि जहां पर बोर्ड सेटिस्फाई होता है इंक्वायरी पे कि चाइल्ड जो उसके सामने लाया गया है, जो बच्चा उसके सामने लाया गया है, उसने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट नहीं किया है, ऐसे केस में कोई भी अदर लॉ अगर कॉन्ट्ररी आ भी रहा है, बीच में रुकावट भी बन रहा है, तो भी बोर्ड शेल पास एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। उसके बाद सेक्शन 17 का ही सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि बोर्ड को जहां पर लगता है कि उस बच्चे को नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है तो फिर बोर्ड कमिटी को उस बच्चे को रेफर कर देगा फर्दर डायरेक्शंस के साथ। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन नंबर 18 क्या बात करता है कि ऑर्डर्स ऐसे केस में जब CCL वाला बच्चा विधि के उल्लंघन करते हुए पाया गया, तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि बोर्ड इंक्वायरी में जब सेटिस्फाई हो जाता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है, बच्चा कितने भी बरस का हो, मतलब 18 से कम का, तो पिटी ऑफेंस किया है उस बच्चे ने या फिर सीरियस ऑफेंस किया है, या फिर बच्चा जो है वो 16 साल से कम का है और उसने हीनियस ऑफेंस कुछ किया है। अब मुझे पिटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड हीनियस ऑफेंस कहाँ दिया गया है ये बताओ अंडर सेक्शन 2 डेफिनेशन। या फिर ऐसा बच्चा जो कि 16 साल से ऊपर का है लेकिन 18 से कम है, ऑफ कोर्स, जो हमने पढ़ा कि हीनियस क्राइम किया है, उसने हीनियस ऑफेंस किया है, और ऐसे बच्चे का क्या करवाना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी असेसमेंट कराना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 15। ये बात जो है 2021 अमेंडमेंट से जोड़ी गई है, चाहे कोई कॉन्ट्ररी लॉ फोर्स में हो तो भी। यहाँ पर बोर्ड देखेगा नेचर ऑफ ऑफेंस, स्पेसिफिक नीड तो नहीं है कहीं सुपरविजन या इंटरवेंशन की, एंड यहाँ पर बोर्ड सर्कमस्टेंसेस को एनालाइज करेगा जो कि सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर निकले हैं, एंड बच्चे का यहाँ पर बोर्ड पास कंडक्ट देखता है और उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर्स पास करता है। क्या ऑर्डर वो पास कर सकता है, पहला है बच्चे को घर जाने के लिए अलाउ कर सकता है आफ्टर ड्यू एडवाइस और एडमोनिशन। एडमोनिशन कहाँ पर डिफाइन है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं थोड़ा हिंट के लिए आपको बता देती हूँ। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंदर है, किस सेक्शन में है, कमेंट डाउन बिलो। ओके, तो एडवाइस या एडमोनिशन देके बच्चे को जो है घर जाने के लिए बोल सकता है। इंक्वायरी या काउंसलिंग जो है वो करेगा बच्चे की, उसके पेरेंट्स की या गार्जियंस की, उसके बाद ही ये ऑर्डर पास करता है बोर्ड। दूसरा ऑर्डर ये भी दे सकता है कि ग्रुप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। तीसरा कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर दे सकता है। फोर्थ ये ऑर्डर दे सकता है कि चाइल्ड या फिर जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन जो हैं उस बच्चे के, वो फाइन पे करें। प्रोविजन ये कहता है कि जहां पर चाइल्ड वर्किंग है, ठीक है, काम वो कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि लेबर लॉ का जो है वायलेशन ना हो, बेसिकली बच्चे के साथ चाइल्ड लेबर वगैरह ना हो। उसके बाद पांचवा जो ऑर्डर है बोर्ड के द्वारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चाइल्ड को वो डायरेक्ट कर सकता है रिलीज करने पर, किस पे, ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट कहाँ दिया गया है, सेक्शन नंबर 4 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में। तो उस बच्चे को यहाँ पर पेरेंट, गार्जियन या फिर फिट पर्सन की केयर में रखा जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड भी एग्जीक्यूट होता है और ये जो बॉन्ड होता है विद और विदाउट श्योरिटी हो सकता है, लेकिन जो बॉन्ड है वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है। उसके बाद 6th पॉइंट बोलता है बोर्ड क्या ऑर्डर दे सकता है, सेम वही बात जो हमने अभी पढ़ी,
कि रिलीज कर सकता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट पर। 5th और 6th में जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि 5th में बॉन्ड के साथ रिलीज करता है और 3 साल से ज़्यादा का बॉन्ड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो रिलीज कर रहा है वो तो अंडर पेरेंट, गार्जियन या फिट पर्सन के अंडर केयर में रिलीज करता है। लेकिन 6th में जो है बोर्ड जो रिलीज कर रहा है वो फिट फैसिलिटी के अंडर कर रहा है, ठीक है, फिट फैसिलिटी के अंदर। अब फिट फैसिलिटी कहाँ सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन में पढ़ा था वो बताओ। फिर 7th पॉइंट ऐसे ऑर्डर की बात करता है बोर्ड का कि जहाँ पर बोर्ड जो है बच्चे को सेंड कर सकता है स्पेशल होम में, लेकिन 3 साल से ज्यादा तक का वो समय नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे बच्चों को भेजा क्यों जा रहा है? रिफॉर्मेटिव सर्विस के लिए। रिफॉर्मेटिव सर्विस जैसे कि उसका एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी, साइकेट्रिक सपोर्ट वगैरह देने के लिए, जब तक वो उस स्पेशल होम में रहता है। और प्रोविजन ये क्लियर कर देता है कि चाइल्ड का कंडक्ट या फिर बिहेवियर ऐसा है कि चाइल्ड के इंटरेस्ट में नहीं है, या फिर और दूसरे चाइल्ड जो वहाँ स्पेशल होम के अंदर रह रहे हैं उनके इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर बोर्ड जो है उसे प्लेस ऑफ सेफ्टी में भेज सकता है। ओके देन टेल मी प्लेस ऑफ सेफ्टी डेफिनेशन में कहाँ दिया गया है? उसके बाद 18 का सबसेक्शन 2 सिंपली ये बात करता है कि जो ऑर्डर दिया गया है सबसेक्शन 1 के अंदर A से G तक जो हमने पढ़ा, तो ये जो 7 ऑर्डर हमने पढ़े हैं इसके साथ साथ जो ऑर्डर दे सकता है बोर्ड वो क्या है कि स्कूल अटेंड करने का, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अटेंड करने का, थेरेपेटिक सेंटर अटेंड करने का, या फिर प्रोहिबिट कर सकता है चाइल्ड को कि एक जगह पर वो बार बार ना जाए। लास्टली डी एडिक्शन प्रोग्राम में भी एनरोल करने का यहाँ पर उसे एडिशनल ऑर्डर पास कर सकता है बोर्ड। है आपका सबसेक्शन 3, जो 18 का सबसेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेक्शन 15 में हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी असेसमेंट होता है। अब प्रिलिमिनरी असेसमेंट होने के बाद ये पता चलता है कि उस बच्चे को नीड है कि उसे ट्रायल किया जाए अडल्ट की जैसे, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजी है, जो उसने किया है क्राइम ऑफेंस, वो उसने एडल्ट की जैसा ही किया है, एडल्ट की जैसा ही सोचा था उस वक्त करा था जब। तो ऐसा जब पता लगता है कि बच्चे की ऐसी साइकोलॉजी है, तो बोर्ड क्या करता है, उसे ट्रांसफर कर देता है ट्रायल के लिए, केस को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पर? चिल्ड्रंस कोर्ट को, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा था। तो चिल्ड्रंस कोर्ट को ट्रायल के लिए सेंड कर देता है, और वहाँ कैसे ट्राई किया जाएगा? एज एन एडल्ट है चाइल्ड, लेकिन एज एन एडल्ट। और ये चिल्ड्रंस कोर्ट वो कोर्ट होगा जिसका यहाँ पर जुरिस्डिक्शन लगता है ऐसे ऑफेंस को ट्राई करने का। इसी को ही कंटिन्यू करते हुए सेक्शन नंबर 19 बताता है पावर्स ऑफ चिल्ड्रंस कोर्ट। चिल्ड्रंस कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं? तो सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट यहाँ पर कर लिया गया है सेक्शन 15 के अंदर, और सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 में ये डिसाइड कर दिया गया है कि उस बच्चे को चिल्ड्रंस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजना है। तो फिर पहली चीज कि उसे ट्राई किया जाएगा एज एन एडल्ट। दो, यहाँ पर जो मेंटेन किया जाएगा एटमॉस्फेयर वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा, बट उसे ट्रायल एज एन एडल्ट किया जाएगा। दूसरी पावर चिल्ड्रंस कोर्ट के पास ये है क्लॉज 2 के अंदर सबसेक्शन 1, 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ये बोलता है कि अगर चिल्ड्रंस कोर्ट को ये लगता है कि कोई नीड ही नहीं है उस बच्चे को एज एन एडल्ट ट्राई करने की, तो यहाँ पर इंक्वायरी कर सकता है बोर्ड जैसे इंक्वायरी करता है वैसे चिल्ड्रंस कोर्ट इंक्वायरी कर सकता है, और सेक्शन 18 के प्रावधान के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्डर्स पास कर सकता है। उसके बाद 19 का सबसेक्शन 2 ये बोलता है चिल्ड्रंस कोर्ट जब CCL वाले बच्चे के अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर पास करता है तो ऐसे केस में क्या क्या इंक्लूड करेगा चिल्ड्रंस कोर्ट? पहली बात, इंडिविजुअल केयर प्लान फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड, जो कि इंक्लूड करेगा फॉलो अप बाय द प्रोबेशन ऑफिसर और द डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और अ सोशल वर्कर। 19 का सबसेक्शन 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोलता है कि चिल्ड्रंस कोर्ट इंश्योर करेगा ऐसे CCL वाले बच्चे को 21 साल की उम्र तक प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाए एंड देयर आफ्टर उसे जेल में ट्रांसफर कर दिया जाए, जो कि यूजुअली एडल्ट्स के लिए होती है। और प्रोविजन ये बोलता है कि इसके दौरान उसे रिफॉर्मेटिव सर्विसेज भी दी जाएं, जैसे कि एजुकेशनल सर्विस, स्किल डेवलपमेंट वगैरह। सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि चिल्ड्रंस कोर्ट इंश्योर करेगा कि पीरियोडिक फॉलोअप हो, एवरी ईयर जो है प्रोबेशन ऑफिसर के द्वारा रिपोर्ट जाए, ठीक है, किसको? चिल्ड्रंस कोर्ट के अंदर, या फिर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, या फिर कोई सोशल वर्कर जो है वो बच्चे की लगातार प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करे और ये मेक श्योर करे कि उस बच्चे के साथ कोई इल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा है प्लेस ऑफ सेफ्टी के अंदर।
सेक्शन 5 ये बोलता है कि जो सब सेक्शन 4 में अभी हमने पढ़ा वो सारी जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड करी जाएगी चिल्ड्रंस कोर्ट को। उसके बाद सेक्शन नंबर 20 थोड़ा प्रोसीजरल सेक्शन है, जहां पर चाइल्ड जो है 21 साल की उम्र अपनी कंप्लीट कर लेता है एंड येट टू कंप्लीट प्रिस्क्राइब्ड टर्म ऑफ स्टे इन द प्लेस ऑफ सेफ्टी। ऐसी सिचुएशन में सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि जो ये CCL वाला बच्चा है जिसने 21 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है लेकिन उसका अभी प्लेस ऑफ सेफ्टी में जो है टर्म बाकी है स्टे करने का, तो फिर चिल्ड्रंस कोर्ट क्या करेगा। तो पहली बात तो चिल्ड्रंस कोर्ट जो अभी हमने सबसेक्शन 4 के अंदर पढ़ा कि प्रोबेशन ऑफिसर या फिर DCPU जो है या सोशल वर्कर इनकी रिपोर्ट वगैरह को देखेगा, रिफॉर्मेटिव चेंजेस जो कि बच्चे में आए हैं वो सब देखेगा, नोट करेगा। अगर उसे लगता है तो यहाँ पर कंसिडरेट जो एक्शंस हैं या ऑर्डर्स हैं वो ले सकता है। सबसेक्शन 2 में वो दिया गया है। सबसेक्शन 2 का क्लॉज 1 ये बोलता है कि जहां पर बच्चे का सुधार हो गया है तो चिल्ड्रंस कोर्ट जो है उस बच्चे को छोड़ सकता है कंडीशंस वगैरह लगा के, और मॉनिटरिंग अथॉरिटी उस पर बिठा देगा जिसका यहाँ पर मॉनिटरिंग होगी बच्चे की, वो उनका काम यही होगा मॉनिटर करने का। दूसरी बात यह है क्लॉज 2 की कि डिसाइड करेगा अब जो बचा हुआ टाइम है वो बच्चा कहाँ काटेगा, जेल के अंदर, ये चिल्ड्रंस कोर्ट डिसाइड करता है। प्रोविजन सिंपली ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पर लिस्ट मेंटेन करेगी कि कौन मॉनिटरिंग अथॉरिटीज वगैरह रहेंगी ऐसी। के बाद प्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेक्शन नंबर 21 से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो 5 स्टार। और आपको इसको रेड विद करना है सेक्शन नंबर 18 के साथ, जहां हमने पढ़ा कि ऑर्डर्स क्या क्या पास हो सकते हैं CCL वाले बच्चे के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन 21 ये बोलता है कि क्या ऑर्डर पास नहीं होगा, डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर किसी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ के अगेंस्ट पास नहीं होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 22 सिंपली ये बात करता है कि चैप्टर 8 के जो CRPC का चैप्टर 8 है उसके प्रोविजन चाइल्ड के अगेंस्ट लागू नहीं किए जाएंगे किसी भी केस में, या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स उसके अगेंस्ट लागू नहीं किया जाएगा। ओके, विद दैट नोट टेल मी कि चैप्टर 8 CRPC में तो है जो बताता है कि सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, लेकिन यही मुझे BNSS में भी बताओ, कमेंट डाउन बिलो कि कौन से चैप्टर में है ये सेम चीज। के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 23 बात करता है कि नो जॉइंट प्रोसीडिंग्स ऑफ चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड पर्सन नॉट चाइल्ड। तो बेसिकली CCL वाले बच्चे की प्रोसीडिंग जॉइंटली चार्ज नहीं किया जाएगा अंडर द सेक्शन 223 ऑफ द CRPC एंड सेम रिलेवेंट सेक्शन जो है BNSS का, आप कमेंट करके बताओ कि किस में है। 23 का सबसेक्शन 1 ये क्लियर कर देता है कि कोई जॉइंट प्रोसीडिंग नहीं होगी, चाइल्ड के साथ कभी भी अडल्ट को ट्राई नहीं किया जाएगा, नो जॉइंट ट्रायल ऑफ चाइल्ड एंड अडल्ट। सबसेक्शन 2 इस बात को और क्लियर करके ये बताता है कि इंक्वायरी जब बोर्ड करता है या फिर चिल्ड्रंस कोर्ट जब इंक्वायरी करता है और वो व्यक्ति जो अलेज्ड CCL वाला बच्चा था लेकिन अब वो इंक्वायरी में पता लगता है कि वो अब बच्चा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो बच्चा है ऑलरेडी उसके साथ ऐसा ट्राई नहीं किया जाएगा, मतलब जॉइंट ट्रायल नहीं होगा बेसिकली। इसके बाद सेक्शन 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइटल सेक्शन है ये। 24 ये बात करता है कि रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द फाइंडिंग ऑफ एन ऑफेंस। सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि किसी लॉ में कुछ भी लिखा हो टाइमिंग इन फोर्स, तो चाइल्ड जो है जिसने ये कमिट किया है, जिस पे ऑफेंसेस वगैरह का चार्ज लगा है, जो इस सब से अंडरगॉन करा जिसने किया है उस बच्चे ने, तो उस पे डिस्क्वालिफिकेशन का जो धप्पा है, जो थप्पा हमेशा के लिए लग जाता है, वो नहीं लगेगा, वो हटाया जाएगा। लेकिन इसका प्रोविजन जो है और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो कि बोलता है कि चाइल्ड जिसने 16 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है या फिर 16 साल के अबव, यानी कि 18 से कम या 16 साल के अबव है, ऐसा बच्चा जो कि CCL वाला बच्चा है, और चिल्ड्रंस कोर्ट ने ये पाया है कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंडर चिल्ड्रंस कोर्ट ने ये पाया है कि इसे ट्राई करा जाना चाहिए एज एन एडल्ट। ठीक है, अब 16 साल का बच्चा है या फिर उससे ज़्यादा है, 18 साल से कम है, ठीक है तो चाइल्ड ही, हालांकि चाइल्ड होने के बावजूद भी उसे एज एन एडल्ट ट्राई करना चाहिए। तो ऐसे डिसीजन में ये जो एडल्ट के जैसे उस बच्चे को ट्राई किया जाएगा, तो उस बच्चे पर, हालांकि है बच्चा लेकिन उसे अडल्ट ही बोला जाएगा, और उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो अभी हमने बात करी वो थप्पा नहीं हटेगा उस बच्चे पर, कि अब चिल्ड्रंस कोर्ट उसे बच्चा समझ ही नहीं रहा है, उसे ट्राई किया जा रहा है एज एन अडल्ट। उसके बाद सबसेक्शन 2 क्या बोलता है 24 का, कि बोर्ड ऑर्डर करेगा, डायरेक्ट करेगा, ऑर्डर में डायरेक्ट करेगा पुलिस को
और चिल्ड्रंस कोर्ट को जो उनकी रजिस्ट्री में कन्विक्शन के रिकॉर्ड हैं, बच्चे के जो कन्विक्शन हुआ है उसके सारे जो रिकॉर्ड हैं उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, लेकिन ये डिस्ट्रॉय होगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ अपील। अपील का पीरियड निकल जाए उसके बाद ये डिस्ट्रॉय करा जाएगा, ऐसा ऑर्डर बोर्ड पास करता है। लेकिन प्रोविजन जो है थोड़ी विपरीत बातें कहता है, विपरीत तो नहीं, लेकिन उनके लिए जो अभी हमने पढ़ा कि 16 साल से ऊपर है या 16 कंप्लीट कर चुका है और अडल्ट के जैसा ट्राई करा जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो चिल्ड्रंस कोर्ट में रिकॉर्ड वगैरह है उसे रिटेन करके रखा जाएगा, वो फिर डिस्ट्रॉय नहीं करा जाता है। उसके बाद सेक्शन नंबर 25 हालांकि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट बताता है सेक्शन 25 की रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है जेजे एक्ट का वो नहीं है, ठीक है। तो जो भी पुराने मैटर थे बिफोर द कोर्ट या बोर्ड पेंडिंग थे तो उन पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। यानी कि 15 जनवरी 2016 को जब ये एक्ट फोर्स में आया उससे पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पर नेचर नहीं है, प्रोस्पेक्टिव नेचर है ऑफ द जेजे एक्ट 2015। के बाद आज का हमारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 26 बताता है प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ रन अवे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो ये एक तरीके से प्री के लिए आपका टाइटल सेक्शन है। सब सेक्शन 1 ये बोलता है कि जब कोई ऐसा सीसीएल वाला बच्चा रन अवे कर जाता है फ्रॉम द कहाँ से, स्पेशल होम या ऑब्जर्वेशन होम या प्लेस ऑफ सेफ्टी से वो भाग जा रहा है, या फिर किसी पर्सन की या इंस्टीट्यूशन की केयर में है वहाँ से वो भाग जा रहा है, तो उसे कोई पुलिस ऑफिसर उस बच्चे का चार्ज ले सकता है। सब सेक्शन 2 ये क्लियर करता है कि ये बच्चे को पकड़कर पुलिस ऑफिसर कहाँ लाएगा, बोर्ड के सामने पेश करेगा जिसने ओरिजिनल ऑर्डर पास किया था विद इन 24 आवर्स, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो नियरेस्ट जो बोर्ड है उसके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और सब सेक्शन 3 सिंपली ये बात करता है कि बोर्ड उस बच्चे से पूछेगा कि वो भागा क्यों था, वो रीजन वगैरह लिखेगा, फिर उसको बैक टू द इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी है जहाँ पे भी प्लेस ऑफ सेफ्टी वगैरह जहाँ पे भी रखा गया था उस बच्चे को वापस वहाँ भेज देगा। प्रोविजन ये बोलता है कि एडिशनल डायरेक्शन देनी है उस बच्चे के साथ, तो वो भी देगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड कहाँ पढ़ा था हमने, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन में, ये बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड लास्ट जो आपका सब सेक्शन 4 बोलता है 26 का, वो ये बोलता है कि कोई एडिशनल प्रोसीडिंग जो है बच्चे के अगेंस्ट नहीं लागू होती है, यानी कि कोई प्रोसीडिंग जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट नहीं करी जाएगी कि भागा था बच्चा तो कोई वैसे उससे रिलेटेड कोई प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं करी जाएगी। सो ऑन दैट नोट वी हैव कंप्लीटेड द वास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4 ऑफ जेजे एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।